सो क्लास लेट्स स्टार्ट द क्लास। पिछली क्लास में हमने जुलाई के जो इम्पोर्टेंट केसेस थे वो चालू किए थे एंड उसमें 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे। बाकी जो जुलाई का डाइजेस्ट पार्ट 1 है उसमें 4 केसेस और हैं। उसके बाद हम फर्दर 7 केसेस और डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस केस। ओके, सो द केस टाइटल इज भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ वर्सेस एमएस जेट एयरवेज लिमिटेड। And the main highlight of the case is Supreme Court rules against Jet Airways, says employer cannot override Industrial Employment Standing Orders Act to curtail employee rights. Okay, so basically लेबर लॉ का ये केस है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि एम्प्लॉयर जो है दे कांट ओवरराइड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट टू कर्टेल एम्प्लॉय राइट्स। ओके, इसमें बेंच जो थी वो थी जस्टिस अभेस ओका एंड जस्टिस संजय करोल एंड दे एम्फसाइज्ड दैट अ बेनिफिशियल लॉ लाइक द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 cannot be overridden by employers through settlements or contracts which effectively curtail workers' rights and dues। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ सेटलमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के इफेक्ट के वे से आप इसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस हैं एम्प्लॉयर्स के उनको ओवरराइड नहीं कर सकते बिकॉज दिस विल कर्टेल वर्कर्स राइट्स एंड ड्यूज। सो द कोर्ट हेल्ड दैट एन employer may override model standing orders issued under the 1946 act only if the agreement to override the standing order is more beneficial to the employees। however इसका एक ही एक्सेप्शन है कि जिस एग्रीमेंट से वो ओवरराइड करने का सोच रहे हैं वो इस एक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर से उससे ज्यादा बेनिफिशियल है एग्रीमेंट, तो वो ओवरराइड कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी ओवररिडन टू curtail the rights or to reduce the applicability of the rights। Okay, so now the next case is Bhimrao Baswantrao Patil versus K Madan Mohan Rao and others, and the main highlight of the case is democracy is an essential feature of constitution yet no recognition of fundamental right to vote। so काफी इंपॉर्टेंट ये बेसिकली एक जनरल ऑब्जर्वेंस है कोर्ट का जिसको वी हैव टू स्टडी बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए हैं। इसमें बेंच है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार का एंड द बेंच ओपाइंड दैट इट वाज पैराडॉक्सिकल that the right to vote has not been recognized as a fundamental right in India despite democracy being an essential facet to the constitution। okay, so सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तक कहीं भी फॉर्मली फंडामेंटल राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जबकि हम खुद को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बुलाते हैं और डेमोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट फैसेट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड द कोर्ट स्ट्रेस्ड दैट एन इलेक्टर्स राइट टू नो द डिटेल्ड बैकग्राउंड ऑफ अ कैंडिडेट इज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सेड, तो कोर्ट ने बोला कि जो इलेक्टर का राइट है, राइट टू नो द डिटेल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट दे आर गोइंग टू वोट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। एंड द कोर्ट फर्दर सेड द राइट टू वोट बेस्ड ऑन एन इन्फॉर्म्ड चॉइस is a crucial component of the essence of democracy। This right is precious and was the result of a long and arduous fight for freedom for Swaraj, where the citizen had an inalienable right to exercise her or his right to franchise। Democracy has been held to be a part of one of the essential features of the Constitution, yet somewhat paradoxically, the right to vote has not been recognized as a fundamental right yet। It was termed as a mere statutory right। So ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आने वाले टाइम में इसका हमें नीड है एंड ये काफी पैराडॉक्सिकल है कि हम सब खुद को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताते हैं और राइट टू वोट हमारे फंडामेंटल राइट है ही नहीं, इट जस्ट अ मियर स्टैट्यूटरी राइट। ओके, so now let's look at the next case and the case title is State of Gujarat versus Chudamani Parmeshwaran Iyer and another। so Chudamani Parmeshwaran Iyer and another में ने जो केस डिसाइड किया उसका मेन हाईलाइट था that writ courts should not ordinarily interfere with the power of arrest of GST officers। ओके, तो कोर्ट ने बोला कि जो जीएसटी ऑफिसर्स का जो पावर टू अरेस्ट है उससे जो है ऑर्डिनरीली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जीएसटी ऑफिसर्स को। ओके, सो दिस केस वाज डिसाइडेड बाय अ 2 जज
डिवीजन बेंच, जिसके पार्ट थे जस्टिस जे बी पारदीवाला एंड जस्टिस पी के मिश्रा, and they held that power of officers under the CGST Act 2017 to arrest a person could be termed as statutory in character, and a writ court should not ordinarily interfere with the exercise of such power. So ordinarily जो है as per norms, सॉरी, कोई भी रिट कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो ऑर्डिनरली इंटरफेयर नहीं कर सकते विद देयर एक्सरसाइज ऑफ सच पावर. देयर हैज टू बी something extraordinary or something really relevant for them to interfere. Okay, so the bench further said that courts should not ordinarily impose any condition before effecting arrest under section 69 of the GST Act. So कोर्ट ने फर्दर बेंच ने फर्दर ये भी बोला कि कोर्ट्स जो हैं उनको ऑर्डिनरली कोई कंडीशंस इम्पोज नहीं करनी चाहिए बिफोर इफेक्टिंग अरेस्ट. कौन सा सेक्शन के अंडर अरेस्ट होगा जीएसटी एक्ट में? सेक्शन 69. Okay. If any conditions are imposed before effecting arrest, like giving prior information to the person concerned, etc., the statutory provisions would be rendered ineffective and meaningless. So कोर्ट ने यही बोला कि अगर आप ऐसे कुछ कंडीशन लगाओ कि पहले से ही बताना ही हो, तो इन केसेस में पहले से नहीं बता सकते, क्योंकि जो जीएसटी की चोरी कर रहा है उसको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. मतलब जो भी टैक्स में धांधली वगैरह कर रहा था वो अपनी बुक्स इधर उधर कर देगा. फिर आप कैसे ही कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करोगे कि जीएसटी बढ़ने में वो पर्टिकुलर जो अक्यूज था वो गड़बड़ी कर रहा था. हेंस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इस केस में माना कि रिट कोर्ट्स को ऑर्डिनरली पावर ऑफ अरेस्ट जो होता है जीएसटी ऑफिसर्स का, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस, which is Mohammad Asfaq Alam versus State of Jharkhand and another. Okay, so इस केस का मेन हाईलाइट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट्स को डायरेक्ट किया, स्टेट डीजीपीस को डायरेक्ट किया टू एंश्योर compliance with अर्नेश कुमार गाइडलाइंस टू अवॉइड unnecessary arrests. तो अर्नेश कुमार का जो केस था 2014 में, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें दे डायरेक्टेड कि अननेसेसरी अरेस्ट अवॉइड होनी चाहिए. उसके लिए वी आर गिविंग सम गाइडलाइंस व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हाइल अरेस्टिंग समवन. ओके, सो इन दिस केस देयर वाज अ 2-judge division bench which comprised of Justice S. Ravindra Bhatt and Justice Arvind Kumar, and the bench ordered the issue of circulars, notifications and instructions to ensure that police authorities and criminal courts strictly adhere to the guidelines on arrest laid down in the 2014 Arnesh Kumar case. The court ordered high courts to frame the directions in the Arnesh Kumar case in the form of notifications and guidelines to be followed by sessions courts and other criminal courts. तो डायरेक्शन फ्रेम करने को बोले अर्नेश कुमार केस को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टू हाई कोर्ट्स इन फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशंस एंड गाइडलाइंस. और किनको फॉलो करना था ये? सेशन कोर्ट्स एंड अदर क्रिमिनल कोर्ट्स. ओके, लाइकवाइज द डायरेक्टर डीजीपी ऑफ पुलिस इन ऑल स्टेट्स वर डायरेक्टेड टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंट विद सच गाइडलाइंस. डीजीपी को बोला गया कि आप भी कंप्लाइंस करेंगे इन गाइडलाइन से. अब देखते हैं अर्नेश कुमार में हुआ क्या था. So in the case of Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014, the Supreme Court of India laid down guidelines for arresting a person in cases where the punishment is less than 7 years of imprisonment. The court observed that there is a phenomenal increase in matrimonial disputes in recent years, and that the institution of marriage is greatly revered in India. The court also noted that Section 498A of the Indian Penal Code was introduced with avowed object to combat the menace of harassment to a woman at the hands of her husband and his relatives. However, the fact that Section 498A is a cognizable and non-bailable offense has landed in a dubious place of pride amongst the provisions that are used as weapons rather than shield by disgruntled wives. The court further observed that the simplest way to harass is to get the husband and his relatives arrested under this provision. In quite a number of cases, bedridden grandfathers and grandmothers of the husbands, their sisters living abroad for decades, are arrested
It accounts for 4.5% of total crimes committed under different sections of Penal Code, more than any other crimes excepting theft and hurt. The rate of charge sheeting in cases under Section 498A IPC is as high as 93.6%, while the conviction rate is only 15%, which is lowest across all heads. The court therefore held that the police officers should not arrest the accused without conducting a prelim investigation and without satisfying themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down above, flowing from section 41 CRPC. सो जो मेन गाइडलाइंस थी कोर्ट की वो यहाँ चालू होती हैं. ओके, सो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे केसेस में बहुत फ्रीक्वेंटली अरेस्ट होता है एंड 498A वाज वन ऑफ देम. और इसमें कोर्ट ने गाइडलाइंस ये दी कि पुलिस ऑफिसर्स तब तक किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते तब तक दे डू नॉट कंडक्ट अ प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन. ओके, एंड दे सेटिस्फाई themselves about the necessity of arrest under the parameters laid down above flowing of section 41 CRPC. So इसमें दो मेन गाइडलाइंस थी कि एक तो प्रीलिम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और दूसरा कि जो पैरामीटर ले डाउन किए गए हैं सेक्शन 41 CRPC में अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ही कोई पर्सन अरेस्ट होगा. ओके, सो ये हमारा जुलाई डाइजेस्ट पार्ट 1. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स जुलाई डाइजेस्ट पार्ट 2. For that, let's import it. In the part 2, the first case is RBI versus AK Nair and others. So इसमें टू जज डिवीजन बेंच थी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता का. एंड दे the bench invoked its plenary powers under Article 142 of the Constitution to direct the RBI to retrospectively extend the benefit of reservation in promotions to an employee affected with post-polio limb paralysis. So there was a disability. In a separate but concurring opinion, Justice Bhatt cautioned that reservations in promotions cannot be unduly extended to others entitled to horizontal reservation, like reservations for women, transgender persons, etc., just because persons with disabilities have been given such reservations. तो इन ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन प्रमोशन तो उसमें केवल डिसेबिलिटी वालों के लिए. तो कोर्ट ने बोला कि हम डिसेबिलिटी वालों को अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं वो भी प्रमोशन में अप्लाई होने लग जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केवल पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए. And Justice Bhatt explained that it was not the intention of the Constitution of India to completely kill the spirit of competition, to earmark promotions for one class of citizens, that is those who stand to benefit from horizontal reservation, is not constitutionally protected, he said. तो उन्होंने बोला कि जो horizontal reservation है ये disabled persons को दिया जा रहा है to maintain equity in the society. However, इस चीज का यूज करके बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के अंडर आ सकते हैं वो इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्लेम नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस. सो द टाइटल ऑफ द केस इज Pratibha Manchanda and another versus State of Haryana and another. Okay, so the main highlight of the case is liberty important, but gravity of offense impact on society should also be considered in bail cases, said the Supreme Court. So इस केस में डिवीजन जज टू जज डिवीजन बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत की and Justice C.T. Ravi Kumar, and they emphasized that in order to ensure a just outcome in anticipatory bail applications, courts should weigh the gravity of the alleged offense and its impact on society and balance these with the applicant's right to liberty. So उन्होंने बोला कि anticipatory bail applications, yes, we hear it and we do believe that liberty is an important virtue. However, liberty to a person cannot be provided when the gravity of the offense assumed to be committed by him would have a very bad and abysmal impact on society if the bail is provided to that person easily. उसका असर ये जाएगा कि आप घटिया से घटिया क्राइम करो और आप बेल पे बाहर आ जाओ. सो ये जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था. दैट्स व्हाई दे हाईलाइटेड इन pronouncing the judgment of Pratibha Manchanda and another versus State of Haryana and another. And the court also acknowledged that the relief of anticipatory bail serves as a crucial tool
to misuse the power of arrest and protects innocent individuals from harassment. उन्होंने बोला कि जो रिलीफ है एंटिसिपेटरी बेल की, it serves to tackle the misuse of the power of arrest and protects innocent individuals from harassment. ये उसका पर्पस है, ना कि क्राइम करके जल्दी जल्दी बेल लेके बाहर आने का. The tight rope we must walk lies in striking a balance between safeguarding individual rights and protecting public interest. While the right to liberty and presumption of innocence are vital, the court must also consider the gravity of the offense, the impact on society, and the need for a fair and free investigation. The court's discretion in weighing this interest in the facts and circumstances of each individual case becomes crucial to ensure a just outcome. So यही चीज जो अभी हमने डिस्कस करी, ये कोर्ट ने इसमें बोला. Okay, and they highlighted it in this judgment as the ratio. Now let's look at the next case, which is titled as MS Phoenix Arc Private Limited versus V Ganesh Murthy and another. Okay, so the main highlight of the case is that the magistrate ordered under section 14 SURFACI Act cannot be quashed by High Court under section 482 CRPC. So section 14 के अंदर magistrate order दे सकते हैं SURFACI Act के अंदर. Okay. However, ये जो order है, ये सुप्रीम कोर्ट stated that securitization और reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act जो है, सरफेसी एक्ट जिसे हम प्यार से बोलते हैं, सरफेसी एक्ट 2002, उसके सेक्शन 14 है जिसमें मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है. और इस केस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इसमें बेंच 2 जज डिवीजन बेंच थी, जस्टिस एस बोपन्ना एंड MM सुंदरेश की. ओके, एंड उन्होंने बोला कि ये सेक्शन 14 के अंडर मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देता है, इट कैन नॉट बी कॉस्ट अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC. और सेक्शन 482 ऑफ CRPC किस चीज की बात करते हैं? इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट. Inherent power of High Court. Okay. So the court observed that only remedies under SURFACI Act can be availed against such orders. SURFACI Act में इन orders के against जो remedy है वो आप follow करेंगे. Now let's look at the next case. Case title is Ramesh Kumar versus State of and City of Delhi. And इसमें main highlight है section 420 IPC. And Supreme Court flags disquieting trend of cheating cases transforming into money recovery proceedings. Okay, so in this case, there was a 2 justice division bench of Justice S. Ravindra Bhatt and Justice Dipankar Datta, and the bench took exception to the trend of courts allowing cases involving allegations of cheating punishable under section 420 of the IPC. It effectively become money recovery proceedings on the whims of the lawyer. So the court stressed that high courts and trial courts should not be unduly swayed by lawyers who call for making the amount and dispute the deposit needed for the grant of anticipatory bail in such cases. तो कोर्ट ने बोला कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए. ओके, द हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट को ही ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये चीटिंग के केसेस है, कई बार ये फ्री पॉकेट में लगा दिए जाते हैं टू रिकवर मनी फ्रॉम एनीवन. ओके, चाहे वो मनी लैंड किया हो या कुछ भी हो, तो रिकवर कराने के लिए डेब्स रिकवरी ट्रिब्यूनल इन सबके पास ना जाके सिविल केसेस ना करके 420 में चीटिंग करके आप अपने पैसे निकलवा रहे. दिस इज नॉट एथिकल. ओके, एंड एक और अभी केस हुआ जिसका टाइटल है उग्र सेन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स. इसमें सुप्रीम कोर्ट का मेन हाईलाइट था दैट इट इज डाउनराइट बिजार. सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट्स डाउनराइट बिजार. तो बहुत बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए, जिसमें उन्होंने डिफरेंट जेल टर्म्स अवार्ड किए टू डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर सेम ऑफेंस इन द सेम केस. ओके, सो इसमें डिवीजन जज बेंच थी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, ओके, and Justice Dipankar Datta, and they expressed surprise at a High Court decision to award different jail terms to various persons convicted for the same offense in a case and having indistinguishable roles in the crime. So अलग-अलग रोल होते हैं तो भी समझ आते हैं, but same role, same case,
same evidence is presented, same evidence is appreciated, but different jail terms to different persons convicted for the same crime, and their role was also the same. So obviously the Supreme Court was surprised at such a thing, with how did High Court awarded different jail terms, keeping all these constraints in mind. So the court was dealing with an appeal against a Punjab and Haryana High Court decision to convict and sentence 8 persons for forming an unlawful assembly and killing a person after attacking him with deadly weapons. It was noted that the role of each person convicted in case was practically indistinguishable. So ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब क्या चल रहा है भाई, show it up. Now the next case entitled is Singrauli Super Thermal Power Plant Station versus Ashwini Kumar Dubey. And the main highlight of the cases, so Supreme Court uh, pulls up National Green Tribunal for relying on expert committee report without giving party opportunity to object. तो इसमें 2 जज बेंच थी किनकी, जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस पी.के. मिश्रा, and they held that NGT being an educatory body must comply with the principles of natural justice. It also had that if the NGT intends to rely on the report of an expert committee or any other material that is brought to its knowledge, the concerned party must be informed of it in advance and be given an opportunity for discussion and rebuttal. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एनजीटी किसी रिपोर्ट पे रिलाई कर रही है, किसी भी एक्सपर्ट कमेटी के या फिर कुछ अदर मटेरियल जो उनके नॉलेज में आए हैं, ठीक है, तो जो कंसर्न पार्टी है जिसको अक्यूज्ड आप ठहरा रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना है, ये जिम्मेदारी बन जाती है एक तरीके की. लेट्स से कि कोर्ट ने एक्जैक्टली क्या कहा, द एनजीटी इज अ जुडिशियल बॉडी एंड देयरफॉर एक्सरसाइजेस एडजुडिकेटिव फंक्शन. द वेरी नेचर ऑफ एन एडजुडिकेटिव फंक्शन would be to carry it with requirement that principles of natural justice are complied with, particularly when there is an adversarial system of hearing of the cases before the tribunal and for that matter before the courts in India. The NGT, though, is a special adjudicatory body constituted by an act of parliament. Nevertheless, the discharge of its function must be in accordance with law, which would also include compliance with the principles of natural justice as envisaged. तो नेचुरल जस्टिस जो है वो अप्लाई करेंगे. उन्होंने बोला कि किसमें, सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ द environmental of the NGT Act. Okay. So the case title is Pratinder Singh at Lovely versus State of Punjab. And the main highlight of the case is इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला that ballistic experts evidence is important in cases of murder caused by firearms, said the Supreme Court. So division bench थी इसमें, and division bench का part थे Justice B.R. Gawai and Justice Sanjay Karol, and the bench observed that in cases where injuries are caused by firearms, the failure to examine a ballistic expert would be a glaring defect when the prosecution case is based on circumstantial evidence. So Supreme Court ने बोला in cases where injuries are caused by firearms, the opinion of the ballistic expert is of considerable importance, where both the firearm and the crime cartridge are recovered during the investigation to connect an accused with the crime. Failure to produce the expert opinion before the trial court in such cases affect the creditworthiness of the prosecution case to a great extent. तो कोर्ट ने यही बोला कि आप जो है फायरआर्म्स में एक एक्सपर्ट रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, एक क्रेडिट वर्थिनेस क्रिएट हो, और जो भी कन्विक्शन हो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो, देयर आर नो डबल माइंडेड और एम्बिगुअस क्वेश्चंस. ओके, देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ के साथ ही हमारा जजमेंट मैराथन जो 7 है, आई गेस वो यहाँ पे स्टॉप होता है, एंड इन द इवनिंग वी विल स्टार्ट विद जजमेंट मैराथन 8.